हम सब लोग किसान हैं। आप लोग महिला किसान हो, ये लोग पुरुष किसान हैं। और गांव का जो मुख्य व्यवसाय है वो खेती ही है। गांव की पूरी आजीविका खेती पर निर्भर है। और गांधी जी ने कहा था स्वावलंबी भारत का निर्माण गांव से ही हो सकता है। और बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने कहा है कि भारत के विकास का रास्ता गांव से होकर के निकलता है। लेकिन आज की तारीख में गांव के हालात बहुत ख़राब हैं। ठीक है ना। हालात इसलिए ख़राब है मित्र कि आपके पिताजी, आपके बाबा जी खेती का सत्य जानते थे और आपने सुना भी है और देखा भी है कि खेती की असलियत तो ये है। लेकिन हम सब लोग खेती के झूठ पर प्रवेश कर गए। तो आपको खेती का सत्य ये बता रहा हूँ कि खेती संपूर्ण रूप से समझना, खेती का संपूर्ण कारोबार प्रकृति की व्यवस्था पर निर्भर करता है। जैसे आप बीज बोगे जमीन पर, जमीन क्या है? प्रकृति। जब बीज जमेगा तो उसको कौन पालेगी? जलवायु। जलवायु क्या है? प्रकृति। ठीक है ना। तो हम अच्छी फसल लेना चाहते हैं और जमीन को अच्छा नहीं बनाना चाहते। कितना बड़ा झूठ है कि हमको उत्पादन बहुत चाहिए, लेकिन हम उत्पादन अच्छा करने के लिए अच्छा बीज तो तलाश लाते हैं, लेकिन ज़मीन को अच्छा नहीं बनाना चाहते। ऐसे ही किसी भी फसल को पालती कौन है? जलवायु। ज़मीन से कोई भी पौधा, कोई भी वनस्पति, कोई भी फसल केवल 5% ऊर्जा लेती है ज़मीन से और 95% ऊर्जा लेती है जलवायु से। तो जलवायु जब बात आती है, जल और वायु, जलवायु का ना जल और वायु। जलवायु कब अच्छी थी? जैसे आज आप लोग सुन रहे हो जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु तब अच्छी थी जब मेरे गांव के आसपास 4, 5, 6 बड़े बड़े जलाशय थे। गांव के आसपास जंगल था। तो वायु माने वृक्ष और जल माने जलाशय। तो जब जल था और जब जंगल था तो जलवायु अच्छी थी। अब न गांव में जलाशय बचा न जंगल बचा। इसीलिए ये जलवायु परिवर्तन का जो खतरा है ना, ये हमारे सर पर मंडरा रहा है। तो खेती को समझने के लिए, चूंकि आप जलवायु को तो गांव पूरा मिल कर के ठीक कर सकता है, जैसे गांव के सारे लोग जब मिल कर के काम करेंगे तो ठीक हो सकती है। लेकिन एक किसान क्या कर सकता है? एक किसान अपने खेत की जलवायु को कैसे ठीक कर सकता है? अपने खेत की मिट्टी को कैसे ठीक कर सकता है? तो अपने खेत की मिट्टी को, अपने खेत की जलवायु को ठीक करने का नाम ही खेती है। और अगर किसी किसान ने अपने खेत की जलवायु को, अपने खेत की मिट्टी को सही करने का प्रयास किया तो उसके जीवन में खुशियां आएंगी। अभी खुशियां नहीं है। सच्ची बात ये, किसान के चेहरे पर भी मुस्कान नहीं है, मजदूर के चेहरे पर भी मुस्कान नहीं है। और जो लोग बड़े हो गए हैं, धनाढ्य हो गए हैं, उनके चेहरे पर भी मुस्कान, मतलब पूरा संसार, पूरा देश, किसी को आप हंसते हुए नहीं देख पाओगे। रियलिटी में कोई हंस नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हम सत्य से कोसों दूर हो गए। ठीक है ना। तो मुस्कान कहाँ है? खुशियाँ कहाँ हैं? आनंद कहाँ है? प्रकृति में, प्रकृति की व्यवस्था में। और जब प्रकृति का नाम लेते हैं तो प्रकृति की व्यवस्था में देखें भगवान। इस हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है यही सब भगवान है। और हमें भगवान की पूजा करनी है। तो भगवान की पूजा का मतलब हुआ भा से भूमि, भूमि को उर्वर बनाना। गा से गगन, आकाश पर हमारा कोई वश नहीं है, हम उसको कुछ दे नहीं पाएंगे। वा से वायु, वायु का मतलब है जंगल लगाना, पेड़ लगाना। अग्नि का मतलब है सूरज, सूरज को हम कुछ दे नहीं सकते।
नीर का मतलब है जलाशय बनाना, वर्षा के पानी को खेत में रोकना, अधिक बारिश हो इसके लिए पेड़ लगाना। ये सारे काम ना तो सरकारें कर रही हैं और ना आम आदमी कर रहा है, तो धरती बंजर हो गई, जंगल कट गए, तितली, मधुमक्खी, केंचुआ, मेंढक, चिड़िया सब आपके क्षेत्र से बाहर चली गई, ठीक है ना। और हम सोचते हैं बाजार से यूरिया ला करके, डीएपी ला करके खेती करेंगे, जब फसलों में कोई बीमारी लगेगी, कीड़ा लगेगा, तो हम फसल सुरक्षा रसायन डाल करके ठीक करेंगे। हम कई सालों से 20, 30, 50 सालों से रासायनिक खेती कर रहे हैं, और जिस कीड़े को मैं मार रहा था मरा नहीं। जैसे आप इल्ली मार रहे थे, इल्ली मरी नहीं, तितली मर गई। माहू मार रहे थे, माहू नहीं मरी, मधुमक्खी मर गई। खेत का दीमक मार रहे थे, दीमक नहीं मरी, केंचुआ मर गया। मेंढक मर गया, चिड़ियाँ मर गईं। तो हमें जब पता है कि हम जो कर रहे थे उससे वो हुआ नहीं जो करना चाहते थे, तो उसको बंद करना है ना। क्योंकि रसायनों का प्रयोग करके हमको बहुत नुकसान हुए। एक तो खेती में लागत इतनी ज़्यादा बढ़ गई, फसलों की उपज का मूल्य तो उस अनुरूप बढ़ा नहीं। जैसे गेहूं तो 2200 रुपये कुंटल ही बिकना है, उड़द तो तुम्हारा 6000 रुपये कुंटल ही बिकना है, लेकिन जो लागत लग गई वो बहुत लग गई। तो हम लागत घटाने के लिए एक चीज़ पर आपसे चर्चा करेंगे कि जो हमारी मिट्टी है, जो खेत है, खेत की मिट्टी में हमें ह्यूमस बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? पहले लोग कहते थे जिस खेत में बहुत ह्यूमस है, तालाब में बहुत ह्यूमस है। ह्यूमस हम शब्द ही भूल गए। यूरिया डीएपी जब से आई ना, ये ह्यूमस ही मिट्टी का जान है। अगर हमारे खेत में ह्यूमस बढ़ जाए, और कितना हो जाए, 1% से अधिक, अगर हमारे खेत में 1% से अधिक, जैसे आपके शरीर में हीमोग्लोबिन होता है, जब कोई बीमार होता है अस्पताल जाता है तो डॉक्टर हीमोग्लोबिन की जांच करता है, कहता है भाई तुम्हारे शरीर में हीमोग्लोबिन बहुत कम है, हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, पहले हीमोग्लोबिन बढ़ाने की दवा देंगे, 15 दिन अस्पताल में रुको, और जब हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा तब हम ऑपरेशन करेंगे। अब मिट्टी में क्या है, ये जो ह्यूमस है यही मिट्टी का हीमोग्लोबिन है। और ये बचा कितना, 1% होना चाहिए, और बचा है 0.3%, यानी 100 रुपया में 70 रुपया खत्म हो गए। 100 रुपया आते खेत में और 70 रुपया तो हमने लूट लिए। अब ज़मीन में बचे 0.3% ह्यूमस। हम अगर सारे किसान मिल करके खेत में ह्यूमस को बढ़ाने वाली बात समझ लेना, तो मेरे खुशहाली के दिन आ जाएंगे। मेरी जो बदहाली है वो बंद हो जाएगी, घर में खुशहाली आने लगेगी। और आज आप रोटी खाते हो, दाल खाते हो, सब्जी खाते हो। सच्ची बात ये है कि जिसने आज के 40 साल पहले की रोटी और दूध और मट्ठा और दाल खाई है, वो आज कहता है कि अब भोजन में स्वाद नहीं है। इधर वैज्ञानिक रिपोर्ट आई, हर फसल का जांच हुआ, टमाटर का, भिंडी का, गेहूं का, जौ का, सबका। तो क्या पाया गया कि गेहूं में, हर फसल के अनाज में जो उसमें पौष्टिकता होनी चाहिए, उसमें 40% की गिरावट आई। क्यों? देखिए अब स्वाद क्यों नहीं है। जब हमारी ज़मीन में स्वाद नहीं है तो भोजन में स्वाद कहाँ से आएगा? जब हमारी ज़मीन पौष्टिक नहीं है तो हमारे भोजन में पौष्टिकता कहाँ से आएगी? सारा का सारा दारो मदार जुड़ता है ज़मीन से। सारे दुनिया के सारे खेल ज़मीन से शुरू होते हैं, सारी इंडस्ट्री ज़मीन से चल रही हैं।
मतलब ये धरती माता ही सबको पाल रही है, सबको खेती करने के लिए जगह दे रही है, सबको मकान बनाने के लिए जगह दे रही है। आप सड़कें बनाओ, मेट्रो बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, होटल बनाओ, माल बनाओ, कहाँ बनाओगे? धरती पर। और होटल में खिलाओगे क्या? धरती से जो पैदा होगा वही खिलाओगे। लेकिन हम धरती को ध्यान में नहीं रखते, सारी दुनिया हवा में उड़ने लगी। क्योंकि ये वाला सत्य सुनना, अगर ज़मीन में ह्यूमस बढ़ जाए, पूरे देश के 14 करोड़ किसान अगर अपनी ज़मीन में ह्यूमस बढ़ा लें, तो जानते हो किसकी किसकी दुकान पे ताले लग जाएंगे? जितने भी देश में एग्रीकल्चर इनपुट बेचने वाले हैं, सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। जितने भी देश में डॉक्टर हैं, सबकी दुकानें, क्योंकि देखिए, जब ज़मीन हमारी बीमार होती है तो उस ज़मीन की बीमारी, ज़मीन में तो कोई बीमारी देख नहीं सकता आंखों से, ज़मीन बीमार दिखती है क्या? ना, ज़मीन की बीमारी का लक्षण दिखता हमको फसल में। तो हमको जब ज़मीन की बीमारी का लक्षण फसल में देखा तो हमने ज़मीन को नहीं ठीक किया, हमने फसल का ट्रीटमेंट किया। तो क्या किया? फंजीसाइड डाले। अब वो फंजीसाइड हमारे भोजन में आ गए, तो फिर कौन बीमार हुआ? हम बीमार हुए। तो बीमार जमीन थी, हमने इलाज किया फसल का, हमने जमीन का इलाज नहीं किया। खराब हमारा भोजन था, हमने भोजन को नहीं सुधारा, हम डॉक्टर के यहाँ पहुंच गए। तो दो धंधे तो जबरदस्त चल रहे हैं, एक एग्रीकल्चर इनपुट वालों का और एक चिकित्सा विज्ञान का। क्यों? और ये सब लोग चाहते हैं कि किसान इस सच्चाई को ना समझ पाए। तो मैं आपको ये सच्चाई बताता हूं। अब आपके सामने देखो, इस ह्यूमस के बारे में निरी भ्रांतियां हैं। देखना आप, ये ह्यूमस कैसे बनता है? ये क्या है? सूखे हुए पत्ते। ये आपकी फसलों का अवशेष भी हो सकता था, बाग बगीचों की पत्तियां भी हो सकती थी, आपका गोबर भी हो सकता है। इसको क्या कहते हैं? कार्बनिक पदार्थ, खाद नहीं। ये है कार्बनिक पदार्थ, इससे खाद बनेगी। जैसे गेहूं पिसेगा तो आटा बनेगा, फिर आटे को गूंधा जाएगा, फिर रोटी बेली जाएगी, फिर आग में पकाई जाएगी, तब वो भोजन बनेगा। गेहूं हमारा भोजन। ऐसे ये जो फसलों के अवशेष हैं, जो पशुओं का गोबर है, जो बाग बगीचों की पत्तियां, इसको कहते हैं क्या? कार्बनिक पदार्थ। अब ये कार्बनिक पदार्थ आप देखे होंगे, इस समय बरसात में सड़कों के किनारे सड़ रहा है, क्योंकि बारिश थी। यही कार्बनिक पदार्थ गर्मियों के दिनों में आप सड़ता हुआ नहीं देखते हो। इसको सड़ाने के लिए चाहिए नमी, जो बारिश में मिलती है। और नमी के साथ साथ इसको क्या चाहिए? जमीन में बहुत सारे लाखों प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। जब ये पत्ते गीले हो जाएंगे, भीग जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे, तब इसमें सूक्ष्म जीव अपनी क्रिया करेगा। सूक्ष्म जीव इसको खाएगा, और जब वो खाने लगेगा तो ये लिखा है ना कार्बन। तो देखो, जैसे ही ये पदार्थ ये काला काला होने लगता है, तो इसको क्या कहते हैं? जीवांश कार्बन। अब देखना, ये लकड़ी का कोयला है, इसको हमने जला करके काला किया है, भट्ठी में जला करके काला किया है। और ये क्या है? ये ऑटोमेटिक काला, इसको नेचर, प्रकृति इसको भोजन में कन्वर्ट कर रही है। तो हमारे खेत में चूंकि नमी नहीं रहती, क्योंकि मैंने बारिश के सीजन में बारिश का पानी नहीं इकट्ठा किया, सब बह गया। दूसरा, हमारे खेतों के आसपास पेड़ नहीं है चारों तरफ, इसलिए भी नमी नहीं रहती। तीसरा, हम जब पेस्टिसाइड डालते हैं, क्लोरोपाइरीफास, दीमक मारने के लाने या वाइट ग्रब मारने के लिए कोई भी दवा जमीन में, तो ये जो मैंने कहा कि इसको जब सूक्ष्म जीवाणु खाएंगे तब ये कार्बन में कन्वर्ट होगा। अब सूक्ष्म जीव तो आपके खेत में है नहीं, तो ये पड़ा रहेगा, भीग जाएगा, लेकिन ये काले रंग का नहीं होगा।
काले रंग का नहीं होगा। तो हम लोग खाते हैं फसलों को। किसको खाते हैं? फसलों को, फलों को, अनाजों को, सब्जियों को। और फसलें किसको खाती हैं? फसलें खाती हैं मरे हुए जीवों को। तो इस पंच महाभूत में जैसे धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि, फिर क्या दिखता है? एक तो दिखते हैं आदमी, घोड़ा, गाय, खच्चर, भैंस, ऊंट, चींटी, चींटा, लोमड़ी, खरगोश, सियार, बघर्रा। ये क्या है? जीव। मछली जीव, पक्षी जीव। और फिर क्या दिखता है? बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, महुए का पेड़, घास, झाड़ियाँ, ठीक है ना। ये क्या है? वनस्पतियाँ। तो इस धरती पर दो प्रकार की चीज़ें, एक वनस्पति जगत और एक जीव जगत। और वेद में लिखा गया है जीवे जीव आहार, जीव ही जीव का भोजन है। ये दोनों जीव हैं, वनस्पतियाँ भी जीव हैं और जीव भी जीव हैं। इन दोनों का सिस्टम ऐसा है कि हम वनस्पति को खाएंगे और वनस्पति हमें खाएगी। कब? जब हम मर जाएंगे और कहीं खोद के गाड़ दिए जाएंगे तब। तो परमात्मा कहता है, भगवान ने मनुष्य से कहा है कि तुम ज्ञान के अवतार हो, तुम इस धरती के माली हो। लेकिन माली ने क्या किया? माली ने बगिया को लूटना। तो हमारा जो धर्म है, धर्म ये है कि आपके पास 2 एकड़ ज़मीन, 5 एकड़ ज़मीन, 4 एकड़ ज़मीन, जितनी भी ज़मीन है, उस ज़मीन के आप माली हो। उस ज़मीन को सजाना है। और कैसे सजेगी? एक ज़मीन है 5 एकड़ की जिसमें कोई पेड़ नहीं है, उस ज़मीन को क्या कहोगे? मुर्दा। क्या है वो? मुर्दा। क्योंकि जब वनस्पतियाँ नहीं हैं, वृक्ष नहीं हैं, तो चिड़ियाँ वहाँ नहीं रहेंगी। और जीवन के लिए कहा गया जीवन है ही जीव और वन। बिल्कुल सरल शब्दों में पूर्वजों ने खूब समझाया। जीवन, मनुष्य का जीवन क्या है? जीव और वन, मतलब जीव जंतु, जलचर, थलचर, नभचर और वनस्पतियाँ। लेकिन हमने क्या किया? आधुनिक कृषि प्रणाली में हमने जंगलों को भी काटा, वन को भी काट दिया और जीव को भी मार दिया। अब जब कहा गया जीवन है ही जीव और वन, और हम जीवों को मारेंगे दवाई डाल के और पेड़ों को काट लेंगे, बेच देंगे, तो क्या हुआ? इसलिए इस संसार में किसी के जीवन में आनंद नहीं है, कोई मुस्कुरा नहीं रहा है। सब लोग 99 के चक्कर में। सुनना, प्राकृतिक खेती का आज बात चल रही। प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक खेती है प्रकृति का मैनेजमेंट। हमको क्या करना? हमको कौन देता है? इस संसार में अगर आपको 2 कुंटल गेहूं मिलता है तो कौन देता है? सरकार देती है, वैज्ञानिक देता है, या आप पैदा करते हो? आप नहीं पैदा करते हो। इस गलत फहमी में कोई ना रहे कि हमने गेहूं पैदा किया। तुमने थोड़ा सा मैनेजमेंट किया है कि गेहूं बोया है। तुमने क्या किया है? खेत जोत करके गेहूं बोया है। लेकिन गेहूं पैदा किसने किया? धरती ने, जलवायु ने, कीट पतंगों ने। मतलब जितनी भी यहाँ यूनिवर्स में जीव जंतु हैं और जड़ जगत की, चेतन जगत, वो सब मिलकर के गेहूं को पैदा करती। जैसे आपने मकई बोई, मक्का के भुट्टे में अगर पॉलिनेशन ना हो, परागण की क्रिया ना हो, तो आप मक्का बोआते। लेकिन अगर परागण की क्रिया नहीं होगी तो मक्का तो नहीं होगा, क्योंकि तितली और मधुमक्खी तो वहाँ है नहीं। तो मक्का किसकी बदौलत पैदा हुई? तितली और मधुमक्खी की बदौलत। मिट्टी का भी रोल है, केचुए का रोल है, चिड़ियों का भी रोल है, तितली मधुमक्खी का भी रोल है। लेकिन हम क्या सोचते हैं? ये खेती हमने की। तुमने नहीं की, ये खेती भगवान ने की। सूरज की रोशनी ना हो तो कोई भी पौधा फोटोसिंथेसिस करेगा? धरती बंजर हो तो बीज जमेगा? तो प्राकृतिक खेती का मतलब है कि हम प्रकृति की व्यवस्था को जानें, और प्रकृति की व्यवस्था का मतलब है भगवान की व्यवस्था, और भगवान की व्यवस्था के साथ मिल करके रहें, उसको बर्बाद ना करें। तो आज की तारीख में एक जब प्राकृतिक खेती करने चलोगे, मान लो ये आपके पास है
फसल काटोगे तो मिलेगा। अब आपने कहा कि इसको, मैंने कहा खेत में ही डालना है ताकि ये फसलों का भोजन बन सके, लेकिन आपने पेस्टिसाइड डाल रखे हैं ढेर सारे, तो वो जीवाणु तो मर गए हैं। तो एक जीवामृत की कहानी सुनी होगी आपने कि जीवामृत माने कि सूक्ष्म जीवाणुओं का एक कंसोर्सिया, इस बोतल में जीवामृत है। ढेर सारे लाखों प्रकार के जीवाणु इस धरती में काम करते हैं। शिव जी की लाखों की सेना है, जो आपने कीटनाशक डाल के मार दिया। तो ये जंगल की मिट्टी से ला करके बनाया गया जीवामृत है। इसमें लाखों प्रकार के लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं। जिस किसान को ले जाना हो यहाँ से ले जाए, 2 लीटर की बोतल ले जाए। 2 लीटर की, ये तो हमारे हाथ में आधा लीटर की बोतल है, 2 लीटर की बोतल ले जाओ, एक ड्रम लो, उसमें ये डाल दो, और उसमें अगर आपके पास ज़मीन 5 एकड़ है तो 100 लीटर पानी भर दो, और 5 किलो उसमें गुड़ डाल दो, चाहे 5 किलो चीनी डाल दो, या 2.5 किलो गुड़ डाल दो, 2.5 किलो आटा डाल दो, और उसको रोजाना हिला दो। अभी आपका पिसिया बोने का समय है सीधे 2 महीना। 2 महीना के अंदर अंदर 10 एकड़ का किसान है तो 200 लीटर ये जीवामृत तैयार कर सकता है। अब आपको डीएपी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और पिसिया की यानी गेहूं की पैदावारी भी नहीं घटेगी। और जिसने हमारी बात को ढंग से सुन करके इसको ठीक से अपना लिया, तो अगर 10 कुंटल आपकी गेहूं हो रही थी 1 एकड़ में, तो डीएपी पोटास कुछ नहीं डालोगे, केवल यूरिया डालोगे 2 बार, और गेहूं 11 कुंटल होगा। तो क्या हुआ, 1400 रुपये तो हमारे डीएपी के बचे, और 2200 रुपये का गेहूं ज़्यादा पैदा हुआ। अगर आप समझ सकते हो तो समझ ले, नहीं तो सर वो कितनी पड़ेगी कि आप सुन तो लो। ये जब आपका 200 लीटर बन जाएगा, जैसे मैंने बोला 10 एकड़ का किसान है तो 200 लीटर बनाएगा, 7 एकड़ का किसान है तो 150 लीटर बनाएगा, 5 एकड़ का किसान है तो 100 लीटर बनाएगा। जब उसका बन जाएगा 45 दिन 50 दिन में, तब इसकी 20 लीटर मात्रा लो 1 एकड़ के लिए। मतलब 5 एकड़ ज़मीन है तो आज 1 एकड़ में डालने जा रहे हो, 1 एकड़ की पलेवा कर रहे हो। जैसे ही खेत में पानी भर जाए तो 1 बाल्टी में जीवामृत लो 20 लीटर, और 1 मग्गे से जगह जगह किंचाओ। तो इसमें जो जीवाणु थे पानी में मिल करके ज़मीन में चले जाएंगे, जहाँ इनको रहना चाहिए वहाँ चले जाएंगे और अपना काम शुरू कर देंगे। ठीक है ना। अब आप डीएपी मत देना, पोटास मत देना, यूरिया देना। यूरिया इसलिए मैं कहता हूँ कि यूरिया को नाइट्रोजन चलायमान है, मन की तरह चंचल है। नाइट्रोजन अगर खेत में ये कार्बनिक पदार्थ है ऐसा, इसमें तो नाइट्रोजन रुक सकती है। और जो यूरिया देते हो, अगर पानी भरा है तो पानी में यूरिया घुल गई, पानी अगर नीचे जा रहा है ज़मीन के तो नीचे चली जाएगी, और जब खेत सूख जाएगा तो यूरिया हवा में उड़ जाएगी। लेकिन फास्फेट, पोटास, जिंक, ये जो चीज़ें हैं ये ना तो पानी में नीचे जाती हैं और ना ये हवा में। तो ये फास्फेट है, पोटास है, जिंक है, सल्फर है, ये जो आपके खेत में पड़ा है, ये जो जीवाणु हैं उनको एक्टिव कर देते हैं और आपकी फसलों को मिल जाते हैं। चीज़ें आपके खेत में रखी हुई हैं। जैसे आज के 70 साल पहले जब फर्टिलाइज़र थे ही नहीं, जब कोई पेस्टिसाइड था ही नहीं, जब सिंचाई के साधन थे ही नहीं, तब आदमी नहीं जिंदा था क्या? बिना लागत के प्राकृतिक खेती हो रही थी। ना बोरिंग था, ना सिंचाई था, ना पेस्टिसाइड था, ना फर्टिलाइज़र था, कुछ भी निवेश नहीं था। घर का बीज, घर के बैल, घर की ज़मीन, अपन जोताए, बो दिया और काट लिया। लागत लगी? तो लागत जब नहीं लगती थी तब किसान फायदे में था। अब तो लागत इतनी लगती है कि 20 कुंटल मान लो गेहूं पैदा किया किसी ने, उससे पूछो कि सही सही बताओ गेहूं की खेती में तुमको क्या बचा, तो किसान कहता है बाबूजी क्या बचो, भूसा ही बचो। कहता कि नहीं कहता है? जैसे कोई भैंस पालता है, 2 भैंस पाल के दूध बेचता है, हम उससे पूछें कि क्यों तुमको दूध बेच करके कितना लाभ होता है? कहा बाबूजी खली दाना इतने महंगो होगो कि ये मान लो गोबर है बचत, यही चल रहा हो ना।
क्यों? क्योंकि मैं अज्ञानी हूं। खुशियों का रास्ता ज्ञान से होकर निकलता है। जैसे कहा गया भारत की खुशहाली का रास्ता गांव से होकर के निकलता है, ऐसे ही किसान की खुशहाली का रास्ता ज्ञान से होकर के निकलता है। जब मुझे प्रकृति का ज्ञान हो जाएगा तो मेरे जीवन में खुशियां आएंगी, और जब तक प्रकृति का, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, मिट्टी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जलवायु के बारे में कुछ सोचता ही नहीं हूँ, जंगल के बारे में कुछ सोचता ही नहीं हूँ, मेंढक चिड़िया के बारे में कुछ सोचता ही नहीं हूँ, तो ये हुआ अज्ञान। तो जब हम अज्ञान में फंस जाते हैं तो लोगों के कारोबार चलते हैं और हमारा कारोबार बंद हो जाता है। नमस्कार। अब बताओ।